जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर बदल जाता है उसको कहेंगे विकारी। विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा लिखा है सभी क्रियाएं भाववाचक संज्ञाएं होती है। जितने भी क्रियाएं हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, गाना, पीना, जिसके लास्ट में न जुड़ा हुआ है वो सारी क्रियाएं आपकी भाववाचक संज्ञाएं होगी। तीसरा, क्रिया का जो मूल रूप, मूल से मतलब है कि जो क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो धातु से। जैसे ही आप धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ते हो, मूल शब्द है, उस मूल शब्द में ना प्रत्यय जैसे जोड़ते हो, पढ़, अब ये जो पढ़ शब्द लिखा मूल शब्द है, जैसे ही इसमें आपने ना जोड़ा तो ये हो गया पढ़ना। लिख शब्द है, ना जोड़ा, लिखना हो गया, पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, खेलना, जिसके लास्ट में ना जुड़ा हुआ है, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो सारी की सारी क्रियाएं कहलाएगी। क्रिया किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है, होना या पाया जाना। अब जैसे उदाहरण आप देखोगे, श्याम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में जो श्याम शब्द है संज्ञा है, पुस्तक कर्म है, और ये जो पढ़ता है वह है क्रिया। अब क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई वाक्य है, उस वाक्य को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए, अब जैसे आप ये लिखोगे श्याम पुस्तक, तो वाक्य अधूरा रहेगा, वह हंसता, वाक्य अधूरा रहेगा, तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो लिखा है क्रिया, इस क्रिया के जो भेद है, कितने प्रकार से इसको अपन बांट सकते हैं। अपन चाहे तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा पढ़ने के हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला जो लिखा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगर परीक्षा में पूछा जाए सीधा सा कर्म के आधार पर, तो आपको 2 ऑप्शन राइट करना है। ऑप्शन में 2, 4, 8, 7 सब आ सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, विलोम शब्द लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है, सकर्मक का जस्ट विपरीत अकर्मक, तो जिसमें कर्म नहीं है। अब जैसे वह हंसता है, सिंपल सा लिखो, वह हंसता है, ये वाक्य मैंने लिखा। अब ये तो हो गया संज्ञा कर्ता, सर्वनाम कर्ता, और इसके बाद में हंसता शब्द क्रिया हो गई। अब यहाँ पर आपको कर्म मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि साथ में कर्म, जिस क्रिया के साथ में कर्म मौजूद हो उसे सकर्मक। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो फल है, सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, और इसमें क्या है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। वह हंसता है, सीधा प्रभाव वह इस पर आ रहा है। इसमें वह पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है पर क्या, पुस्तक पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। आपको यहाँ से समझना, स यानी कि जिसके साथ में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। अब इस सकर्मक के भी 2 पार्ट हैं। एक है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। यहाँ पर लिखा हुआ है एक से समझना कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म एक हो। वह पढ़ता है, वह खिलता है, वह जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो जहाँ पर भी एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक यानी कि जिसमें कर्म 2 हो। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ इसका, वह गेंद खेलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, वह ये हो गया कर्ता, खेलता है क्रिया हो गई, और यहाँ पर जो गेंद शब्द है कर्म, तो यहाँ पर आपको केवल एक कर्म दिखाई दे रहा है। तो एक कर्म होगा तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, पूरा पढ़ोगे जैसे आएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरा द्विकर्मक, द्वि यानी कि 2। अब जैसे इसमें लिखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो माँ शब्द हो गया कर्ता हो गया, और इधर पिलाना
क्रिया हो गई। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है दूध और बच्चे, दो कर्म है इसमें। द्विकर्मक में कर्म दो रहेंगे। दूसरी इसकी पहचान ये है कि जो को कारक चिन्ह जो जैसे अपन पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ये जो अपन है ये कर्म के आधार पर सेकंड वाला, तो ये जो इस वाक्य में को कारक चिन्ह आपको मिल जाएगा। द्विकर्मक में को कारक चिन्ह मिल जाएगा। ये भी अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरा ये ध्यान रखना है कि द्विकर्मक में कर्म दो रहेंगे। पहला कर्म सजीव रहेगा और एक दूसरा रहेगा निर्जीव। यहाँ पर देखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसको छोड़ दो, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। अब बच्चे यहाँ पर दूध और बच्चा, बच्चा शब्द सजीव है और दूध शब्द निर्जीव। ये कर्म के आधार पर दो पार्ट है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक में वापस दो पार्ट हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक में कर्म एक रहेगा, द्विकर्मक में कर्म दो रहेंगे। काल के आधार पर, काल यानी कि जो समय है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के आधार पर क्रियाओं के तीन भेद हैं। अब जैसे वह पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, और आपसे ये प्रश्न पूछे कि इस वाक्य में काल के आधार पर कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वह पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि काल के आधार पर क्रिया, आपको यहाँ पर वर्तमान काल की पहचान, हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द आते हैं। तो वो सारे, ता शब्द आ गया, मतलब ये है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के आधार पर इस क्रिया का नाम है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक यानी कि समय, क्रिया, क्रिया का वर्तमान समय में होने का ज्ञान कराना। दूसरा है भूतकाल, भूत यानी कि जो बीत चुका है, क्रिया का वह रूप जो बीते समय का ज्ञान कराए, उसे कहेंगे भूतकालिक क्रिया, जो समय बीत चुका है, भूतकालिक। लास्ट जो है भविष्यकालिक, यानी कि आने वाले समय में, आने वाले समय का ज्ञान कराने वाली क्रियाएं भविष्यकालिक क्रियाएं आएगी। काल के आधार पर जैसा प्रश्न पूछे वैसा ही जवाब देना है। कर्म का पूछे तो कर्म के आधार पर बताना है, काल का पूछे तो काल के आधार पर, कर्म के आधार पर 2, काल के आधार पर 3। अब जो आता है प्रयोग व संरचना, सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाला जो है प्रयोग व संरचना, इसमें आप देख रहे हो पहला नाम धातु। धातु अपन ने पढ़ा, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे कहेंगे नाम धातु। अब इसमें जो नाम धातु क्रिया है वो 3 तरह से बनती है। पहला संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया कि नाम धातु क्रिया किनसे बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चारों शब्द दे दिए। ए ऑप्शन में दे दिया कि नाम धातु क्रिया पहला क्रिया से बनेगी, बी में दे दिया विशेषण से, सी में सर्वनाम और डी में दे दिया संज्ञा से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो नाम धातु क्रिया है वो 3 से बनती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। क्रिया से नाम धातु क्रिया नहीं बनती है, ध्यान रखना। क्रिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नाम धातु क्रिया है इसकी परिभाषा ये कहती है कि मूल क्रियाओं से हटकर जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। अब जैसे इसमें हाथ शब्द है, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इस हाथ शब्द में ई आना, ये आगे फिर पढ़ेंगे, प्रत्यय है, हथियाना, ये एक शब्द बन गया, संज्ञा से बना हुआ है। सुख, सुख एक विशेषण शब्द है, सुख, दुख, तो सुखा, सुख से सुखा बना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। फिर है प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाता है। इसकी पहचान ये है कि जो मूल क्रिया है
ये तो हो गई मूल क्रिया। इस क्रिया में अगर आप वा जोड़ देते हो, पढ़वाना, पढ़वाना, लिखवाना। अब जैसे वाक्य सुरेश रमेश से पुस्तक पढ़वाता है, तो मूल क्रिया में आपको वाह शब्द ढूंढना है। जैसे ये वाह शब्द मिल गया, फिर आ जाएगी आपकी प्रेरणार्थक का, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। सिंपल सी परिभाषा, मूल क्रिया में वाह प्रत्यय, वाह शब्द जोड़ने, तो ये हो गई प्रेरणार्थक। फिर संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है दो अलग अलग क्रियाएं आपस में जुड़ करके एक हो जाना, संयुक्त। जैसे वह हंसने लगा, अब यहाँ पर, या फिर वह पढ़ लिख सकता है, पढ़ना लिखना, जहाँ पर भी हंसना और लगा दो दो क्रियाएं आती है उसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक मतलब पहले एक कार्य पूरा होना फिर दूसरा कार्य शुरू हो जाना। इसकी जो पहचान है, पूर्वकालिक क्रिया में कर और कर के शब्द, मूल क्रिया में वह पढ़कर सो गया, ये वाक्य दिया कि वह पढ़कर सो गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि इस वाक्य में किस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। अब यहाँ पर आपको देखो, एक तो पढ़ना भी है, दूसरा सोना भी है, ए बी सी, वह और डी में कोई नहीं, ऐसा लिखा। और आपसे ये प्रश्न पूछा कि इस किस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। तो अब देखो, पढ़ना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया, दोनों इसमें है। पूर्वकालिक क्रिया से तात्पर्य है जिसमें कर शब्द जुड़ा हुआ है, पढ़ कर, कर और कर के शब्द जिसमें जुड़ा हुआ है वो रहेगा पूर्वकालिक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए रखे, पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी कि पहले, एक क्रिया इधर है, इससे पहले, पहले जो क्रिया की गई उसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। सजातीय, सजातीय से तात्पर्य है स यानी कि समान जातीय, समान जाति वाले। कर्म प्लस क्रिया दोनों ही एक जैसे, लड़ाई लड़ी, खिलाड़ी ने खेल खेला, धावक ने दौड़ दौड़ी, यानी कि जो धावक ने दौड़ दौड़ी। अब यहाँ देखो, दौड़ शब्द कर्म है और ये जो दौड़ना एक क्रिया शब्द है। कर्म प्लस क्रिया दोनों ही जब एक जैसे हो उसे कहेंगे सजातीय। अगला है जो सामान्य, सामान्य क्रिया में क्या है कि क्रिया जब सामान्य रूप से, वह पढ़ता है, वह लिखता है, सामान्य तौर पर जो क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये क्या है, एक सामान्य क्रिया है। और इसी सामान्य क्रिया को कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया और सामान्य क्रिया एक ही है। लास्ट जो है सहायक, सहायक यानी कि इस मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। अब जैसे इसमें अपन देख रहे हैं पढ़ता यहाँ तक, लेकिन ये वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है। वह पढ़ता है, ये जो है शब्द है ये इसकी सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रिया, वाक्य को पूरा कौन कर रहा है, जो मुख्य क्रिया है, वो मुख्य क्रिया जो सहायक है वो इसको पूरा कर रहा है। वह पढ़ता है, वह गया था, वह जा चुका है। तो इसकी जो सहायता करने वाली क्रिया है, इस क्रिया को कहेंगे सहायक क्रिया। लास्ट में अब मैं लिख दूँ, हमें दूध पीना चाहिए, ये पीना शब्द हो गया मूल क्रिया, चाहिए ये इसकी सहायक क्रिया, यानी कि वाक्य को पूरा करने। तात्कालिक, तात्कालिक क्रिया से तात्पर्य है कि एक क्रिया जैसे ही पूरी हुई और दूसरी क्रिया प्रारंभ होते ही वो भी समाप्त हो जाती है, उसको कहेंगे तात्कालिक क्रिया। लास्ट जो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसके 4 पार्ट है। निश्चयार्थक, नाम विषय जिसका निश्चित अर्थ हो। आज्ञार्थक,
जिस क्रिया में आज्ञा दी जाती है। संभावना कि वह क्रिया जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है। और लास्ट है संदेहार्थक। संदेहार्थक में कि जो क्रिया है उसके साथ में संदेह का ज्ञान हो, उसको कहेंगे संदेहार्थक। 4 पार्ट पूरे पढ़े हैं। क्रिया पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं लिखा हुआ है, अकर्मक जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो उसको कहेंगे अकर्मक। वह हंसता है, मोर नाचता है, पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी उड़ते हैं, वाक्य सिंपल है, पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ पर जो पक्षी शब्द है कर्ता है और जो उड़ते हैं ये हो गई क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं है। ऐसी क्रिया को कहेंगे अकर्मक। सकर्मक में जिसमें कर्म मौजूद हो, इसमें फिर 2 पार्ट है, एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक में कर्म एक रहेगा, जैसे वह गेंद खेलता है तो ये जो गेंद शब्द है एक कर्म है इसमें। द्विकर्मक में कर्म 2 रहेंगे, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो यहाँ पर जो माँ शब्द हो गया कर्ता, बच्चा शब्द हो गया एक कर्म, दूध शब्द हो गया दूसरा कर्म। एक कर्म इसमें सजीव रहेगा, दूसरा इसमें निर्जीव रहेगा, ये इसकी पहचान है। काल के आधार पर इसके 3 पार्ट है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके 8 पार्ट हैं। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, सजातीय, सामान्य, सहायक और तात्कालिक। और लास्ट वाला जो है अर्थ के आधार पर इसके 4 पार्ट है। अर्थ यानी कि इसका निश्चित अर्थ, निश्चयार्थक लिखा है, जिसका निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहेंगे निश्चयार्थक। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक में जिसके द्वारा क्रिया का वह रूप जिसमें आज्ञा दी जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। और लास्ट वाला है संदेहार्थक। इसको डिटेल से फिर कल पढ़ेंगे, यहाँ से लेंगे फिर इसको और लास्ट में इसको।